Students, welcome to AIB Education Study with Anas sir. Today I will be starting chapter number 1 Business Study class 11th Evolution and Fundamental of Business. So last class में हमने कवर अप कर लिया था डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इन इंडिया. सो उससे आगे से कन्वर्ट कंप्लीट करते हैं हम इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम. इसका मतलब ये बता रखा है कि इसमें हमें बता रखा है पिछले ज़माने में यानी पहले के टाइम में लोग बैंकिंग की प्रॉब्लम को कैसे हल किया करते थे. तो बेसिकली कुछ कम्युनिटीज़ होती थी जो कि इतनी एबल होती थी, वो क्या करती थी, सामने वाले को पैसे दे दी करती थी. किसके ऊपर? ज़मीन के ऊपर उनकी, या फिर कुछ सोना वगैरह लेके कुछ पैसे रख के उनको लोन प्रोवाइड कर देती थी साल के हिसाब से. तो कुछ कम्युनिटीज़ वो कौन सी होती थी, ये लीगल होती थी, यानी कोई कंपनी के अंदर कोई एक्ट वगैरह कुछ नहीं होता था इनके लिए. अकॉर्डिंग टू द इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी 1931, indigenous bankers are defined as any individual or private firm receiving deposit and dealing in hundis or lending money. बेसिकली इनको हुंडीज कहा जाता था. सच देयर इज नो सच लॉ. किसी लॉ के ऊपर, कंट्री लॉ के ऊपर नहीं चलते थे. ये कुछ एबल कम्युनिटीज होती थी जो कि लोन प्रोवाइड करती थी पुअर पीपल्स को. लाइक गुजरात के अंदर होते थे सफर्स, यूपी के अंदर होते थे शॉकर्स, और छत्तीस होते थे साउथ में होते थे, क्यास इन आसम में होते थे, खतरी पंजाब में, और कली, डेफ डेफरुचि, पता नहीं क्या क्या लिखा है स्टूडेंट्स, ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण वगैरह ये तो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ साउथ. मतलब ये सब एक कम्युनिटीज हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती थी. तो इनके फंक्शन बता रखे हैं हमें, फंक्शंस ऑफ इंडिजीनियस बैंकर्स. यानी कि पहला बता रखा है बैंकिंग फंक्शन, दूसरा बता रखा है नॉन बैंकिंग फंक्शन. तो पहले बैंकिंग फंक्शन पढ़ते हैं. इंडिजीनियस बैंकर्स परफॉर्म मेनली द फॉलोइंग बैंकिंग फंक्शंस: lending money lending, the principal banking, the indigenous function of the bankers loan are given the basic promissory notes, simple acts receipt, legal document, personal security and mortgage. Rate of interest different from different person, different place. Rate of interest depend largely on the nature of secured offer. Good security in the gold, silver, ornaments keep in the interest rate about the, while the poor security or the rate of interest range between 20-40%. The indigenous bankers give both short and long term loans to the agriculture, trade and industry. तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये किसके ऊपर दिया जाता था? गोल्ड के ऊपर दिया जाता था, सिल्वर के ऊपर दिया जाता था, चांदी के ऊपर, ऑर्नामेंट्स और भी कई तरीके के आभूषणों के ऊपर लोन दिया जाता था. और इसके अंदर फिक्स्ड नहीं होता था इंटरेस्ट का रेट. किसी पर्सन ने अलग रख रखा है तो किसी ने अलग, यानी पर्सन के ऊपर होता था कि डिफरेंट पर्सन डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये कोई भी फिक्स्ड नहीं होता था. पुअर क्वालिटी होती थी सिक्योरिटी की, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते थे, और इंटरेस्ट रेट काफी हाई होता था. तो ये बेसिकली थोड़ी आज की बैंकिंग की फैसिलिटी के हिसाब से ये मुश्किल होता था. पहली वाली बैंकिंग फैसिलिटी मनी लेंडिंग इन द प्रिंसिपल बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजिनस बैंकिंग. तो बेसिकली लोन प्रोवाइड करता था जमीनों के बेस पे, सिल्वर के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, ऑर्नामेंट्स के ऊपर, और डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता था. दूसरा पॉइंट आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? अनदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग फंक्शन ऑफ द इंडिजीनियस बैंकर्स is accept deposit of the people. Their deposit are paid on the demand or at the stipulated time. Deposit can be withdrawn by the depository's personnel or through their written orders. Some indigenous bankers use of checkbook system also, but this system is confused to ओनली फ्यू प्लेस. अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स चेक्स के बेस पर, चेक बुक के बेस पर हम कहीं से भी कोई भी पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं. बट ये क्या होता था, सिर्फ स्पेसिफिक एक प्लेस के ऊपर होते थे कम्युनिटी, और वहीं पे जाके वो क्या करते थे, लोन देते थे कुछ डिपॉजिट लेकर. ठीक है. इसके बाद होता है डीलिंग इन हुंडीज. डीलिंग हुंडीज में क्या बता रखा है? हुंडीज इज द क्रेडिट नोट of the indigenous banking like check or the modern banks. This bank deal in the sale and purchase and the various kind of hundis. These are written in the local language. ठीक है. hundis may be darshani or muddati darshani. Hundi is a payable on the demand while muddati is payable on the split date in future. Following the difference between the muddati and which. तो इसके अंदर बेसिकली बता रखा है कि डीलिंग नेम ऑफ hundis दे रखे हैं कि वो क्या क्या वर्क करते थे, क्या काम होता था उनका, जो कि हमें चार्ट में समझा रखा है. बॉर्डर क्लासिफिकेशन,
धनी जॉब, सहजॉब, फायरमैन जॉब, बेकर जॉब, तो इनके फंक्शन दे रखे हैं, उनका नेम दे रखा है। तो हम आगे बढ़ते हैं नॉन बैंकिंग फंक्शन के ऊपर। देखो नॉन बैंकिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है? बिसाइड बैंकिंग फंक्शन, इंडिजीनियस बैंकर्स परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग एंड ट्रेडिंग फंक्शन as well the increase their income through risk as well। यानी कि रिस्क के ऊपर इंपॉर्टेंट द नॉन बैंकिंग फंक्शन बिसाइड द बैंकिंग इंडिविजुअल बैंक परफॉर्म वेरियस टाइप ऑफ, यानी कि कई सारे टाइप ऑफ के फंक्शन ये परफॉर्म करता था। नॉन बैंकिंग ट्रेडिंग फंक्शन एज वेल द ट्रेडिंग फंक्शन को भी परफॉर्म करता था, और इसमें इनकम तो इंक्रीज होती थी बट वो रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता था। तो इसमें पहला पॉइंट हमें दे रखा है स्पेक्युलेटिव ट्रेड। इंडिजीनियस बैंकर्स आर नो टू बी एक्टिवली इंगेज टू इन स्पेक्युलेटिव ट्रेड, जब wheat and other such product and the field of operation, यानी कि wheat के ऊपर और जगरी यानी कि ट्रेड के ऊपर, बेसिकली इस तरीके के ट्रेड के अंदर हेल्प करना, जैसे कि wheat हो गया, राइस हो गया, इस तरीके से। दूसरा कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट का मतलब क्या होता है? एट मैनी प्लेस इंडिजीनियस बैंकर्स आल्सो फंक्शन एज कमीशन एजेंट इन द ग्रेन मार्केट, यानी कि एजेंट उनके होते थे ग्रेन मार्केट्स के अंदर। एट मैनी प्लेस इंडिजीनियस बैंकर्स आल्सो फंक्शन एज द कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट प्रोवाइड करवाते थे नॉन बैंकिंग फंक्शन के कार्य को। अदर बिजनेसेस विद अ व्यू टू recouping their losses on accounting of competition from the modern bank, the indigenous bankers undertake various non-banking activities such as trading and shopkeeping. Many indigenous banking have become jewelers. बेसिकली ज्वेलर्स होते थे कि जो काम करते थे, अभी आज के टाइम में होता है ना कि कोई चीज सोना या चांदी रख के कोई उनसे पैसे ले लेते हैं ज्वेलर्स, तो वैसे ही कुछ कुछ उन्हीं तरीके के ये लोग होते थे नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज के अंदर। सच ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से ज्यादा होते थे, शॉपकीपर ज्यादा होते थे। तो इस तरीके से मैं बता रखा है। तो मेथड ऑफ इंडिजिनस बैंकिंग की समझ ये समझिए आप कि दीज बैंक गिव लोन प्रॉम्प्टली इवन अ पर्सनल सिक्योरिटी, यानी पर्सनल सिक्योरिटी के बेस पर इंडिजीनियस बैंकर्स लोन देते थे। द मेथड ऑफ बिजनेस इज वेरी सिंपल। इसका मेथड बिजनेस का वेरी सिंपल होता था। थ्रो देयर अकाउंट्स आर वेरी सिंपल येट दे आर वेरी सिस्टमेटिक। दिस फंक्शन इज नॉट टाइम टू कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता था इसके अंदर। एंड देयर इज अ लीगल प्रोसीजर, एंड देयर इज अ लीगल प्रोसीजर इन इट। लीगल प्रोसीजर भी हुआ करता था। एनी इंडिविजुअल कैन गेट अ लोन, कोई भी लोन ले सकता था फ्रॉम दिस बैंक, इन बैंकों से। दिस बैंकर्स हैव फुल नॉलेज अबाउट देयर क्लाइंट्स, पूरी नॉलेज रखते थे क्लाइंट्स के बारे में, जैसे कि अपने एजेंट के बारे में पता पड़ा। लोन देयरफॉर इन्वॉल्व्स लेस रिस्क, लोन देयरफॉर इन्वॉल्व्स लेस रिस्क, कम रिस्क पे लोन दिया जाता था। आल्सो वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स, बट कम रिस्क पे अगर लोन दिया जा रहा है तो उनसे जो काम करवाया जा रहा है उसके बदले में उसके काम के घंटे फिक्स्ड नहीं होते थे। फॉर द इंडिजिनियस बैंकर आर दीज बैंकर कीप देयर डीलिंग एज सीक्रेट, डीलिंग जो सीक्रेट की जाती थी। ड्यूरेशन ऑफ रीपेमेंट of loan is adjusted to suit the convenience of their customer. It is because of all these merits the indigenous bankers have occupied an important place in the Indian banking system. In short, indigenous bankers give promote flexible, informal and personal service. तो बेसिकली पर्सनल सर्विस उस टाइम पे ये प्रोवाइड कर देते थे। तो मेथड ऑफ एडवांसिंग लोन बाय इंडिजिनस बैंक को बता रखा है कि क्या क्या होते थे मेथड एडवांसिंग लोन के। लोन अगेंस्ट एंड रिसिव्ड बाई लोन्स, मोर्टगेज, डिस्काउंट ऑफ लीज, यानी कि लोन आर आल्सो गिवन जस्ट अगेंस्ट रिसिप्ट। इट मेंशन अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस एक्सेट्रा, रिसिप्ट भी दी जाती थी। बाई लोन्स, लोन्स आर एडवांस अगेंस्ट सिग्नेचर, यानी कि सिग्नेचर ऑन द बोरोड इन अकाउंट बुक or the buy books buy of the banker, the borrower promises to return the loan and just take your time, यानी कि बाई लोन्स में क्या होता है, रिटर्न भी किया जाता है लोन स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। मोर्टेज का मतलब क्या हुआ? इंडिजिनियस बैंकर्स गिव लोन ऑन द मोर्टेज ऑफ फिक्स्ड एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोज, यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर भी दिया जाता था लोन। डिस्काउंटिंग ऑन इंडीज, द बैंकर्स also discount इंडीज as well as given rules against them, यानी इंडीज को डिस्काउंट दिया जाता था ऑफ लोन के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजिनियस बैंकर्स, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या होती थी इसकी? क्रेडिट टू स्मॉल ट्रेडर्स, यानी कि उस स्मॉल ट्रेडर्स को काफ़ी इसकी हेल्प मिलती थी वो लोन के लिए, अपना बिजनेस स्टार्टअप के लिए। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के लोग होते थे उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती थी कि अपने एग्रीकल्चर को, अपने खेती वगैरह करने में वो लोन मिल जाता था ताकि वो अपना बीज वगैरह खरीद सकें, पानी की ज़रूरत को पूरी कर सकें, इस तरीके से उनको फ़ायदा मिलता। तो लोन टर्म क्रेडिट, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाता था क्रेडिट के लिए ऊपर सामान, ताकि क्या हो
या लॉन्ग टर्म के अंदर भी हमारी नीड फुलफिल हो सके कैपिटल की तरफ से। तो ये होता है इसके अंदर। तो ये एडवांसमेंट है। तो बेसिकली इनकी कम्युनिटी क्या होती थी, ट्रेडिंग कम्युनिटी। पहला होता है मर्चेंट्स। देखो मर्चेंट्स का मतलब ये होता है द मेन ग्रुप ऑफ परफॉर्मिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी। दिस कंपनी this community mainly includes the Vesai, Devsai. One of the chief subcaste of the community वो known the बनियास। तो बनियास बेसिकली व्यवसाय आप तो जानते हो। the people, these people वे आर रिलेटेड टू द हिंदू। ये हिंदू हुआ करते थे ज़्यादातर। जैन फैमिली से रिलेटेड होते थे। गुजरात से होते थे, राजस्थान से होते थे। दे फुल कंट्रोल ऑफ द ट्रेड ऑफ द नॉर्थन इंडिया। यानी ट्रेडिंग के ऊपर इनका फुल कंट्रोल था नॉर्थन इंडिया पे। द सेकंड कम्युनिटी इज द मर्चेंट। द वॉज कॉल्ड बंजारस, यानी बंजारस होते थे। दिस पीपल जनरली डिड देयर ट्रेड इन द विलेज। ये विलेजेस के अंदर ट्रेड किया करते थे। सम पीपल दिस कम्युनिटी आल्सो डिड देयर ट्रेडिंग बिकम विलेज इन द सिटी, यानी विलेजेस के हट के सिटीज के ऊपर पड़ी। दैट आइटम ऑफ ट्रेड दम वेयर देम रिलेटेड द पीपल मेनली डील इन द ग्रेन्स। बेसिकली ये मर्चेंट्स जो होते थे इनकी डील्स किस पे होती थी, ग्रेन्स के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, दालों के ऊपर और नमक के ऊपर ये डील किया करते थे। और इंक्लूड इनके अंदर इंक्लूड क्या होते थे, एनिमल्स, बुल होते थे, ऑक्सन होते थे, बेसिकली ये सब जानवर होते थे, बैल वगैरह। द बंजारास कम्युनिटी इंक्लूड, अब बंजारास हो जो दूसरी कम्युनिटी है उसके अंदर कौन कौन आता था, इंक्लूड बोथ कम्युनिटी, यानी इसके अंदर बोथ कम्युनिटीज आती थी, हिंदू भी आते थे और मुस्लिम्स भी आते थे। दे प्लेड अ मेजर रोल इन द ट्रेड ऑफ गुजरात। इन्होंने ये प्ले करते थे मेजर रोल ऑफ गुजरात के ऊपर। ठीक है। द कम्युनिटी दैट डिड ट्रेड द साउथर्न इंडिया वॉज नो बाय द नेम ऑफ चेट्टी। इनको चट्टी के नाम से जाना जाता था, चिट्ठी। सफर्स एंड मनी लेंडर, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स। सफर द मर्चेंट्स ऑफ द नॉर्थन इंडिया यूज टू प्ले द डबल रोल। ये नॉर्थन इंडिया के अंदर डबल रोल प्ले करते थे। ऑन द अदर हैंड दे डिड ट्रेडिंग, ऑन द अदर दे डिड द जॉब ऑफ मनी लेंडर। ये ट्रेडिंग भी किया करते थे और दूसरी तरफ मनी लेंडर यानी जॉब भी दिया करते थे। इन द रोल ऑफ सफर्स दीज पीपल डिड द बिजनेस ऑफ सिल्वर एंड गोल्डन, या बेसिकली ज्वेलर्स का काम हुआ करता था इनका। दे वे आर एक्सपर्ट्स इन जजिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ सिल्वर्स। ये उस चीज में एक्सपर्ट हुआ करते थे कि प्योरिटी ऑफ सिल्वर की और गोल्ड की देखने में। इन द रोल ऑफ मनी लेंडर दिस पीपल यूज टू लैंड मनी टू पीपल, दे वे आर देयर फॉर कॉल्ड बैंकर आल्सो। बेसिकली बैंकिंग का फंक्शन करते थे कि मनी, जमीनों के ऊपर लोन भी प्रोवाइड करा करते थे। अब देखिए ब्रोकर्स, ब्रोकर्स का मतलब क्या होता है, द थर्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी। ये लास्ट एंड तीसरी कम्युनिटी है ट्रेडिंग की। इसका मतलब क्या है, द नेम ऑफ ब्रोकर, इनका दूसरा नाम होता है दलाल्स। देयर जॉब्स बोज टू मेक द सेलर्स एंड बायर्स, यानी कि जो सेल और बायर्स दोनों पार्टी होती हैं उनको आपस में मिलवाने का काम कौन करते हैं, ब्रोकर्स करते हैं। ये दो द बायर्स एंड सेलर गुड्स वेर सेपरेट, यानी वो अलग अलग हुआ करते थे, फेयर ऑफ प्लेस, कोई किसी जगह तो कोई किसी जगह। सो द ब्रोकर्स यूज टू बी मेंटेन रिलेशन विद द बोथ द पार्टी, यानी कि उनके बीच में रिलेशन का डेवलपमेंट किया करते थे ये पार्टीज के बीच में। as and when required they would help in getting the transaction done between the two, and in the exchange of their service would get commission, यानी कि अपनी सर्विस के बदले ये कमीशन लिया करते थे 4% बेसिस। उसके बाद दे रखा है मेजर ट्रेड सेंटर, यानी कि ट्रेड सेंटर जो बड़े बड़े ट्रेड सेंटर हैं उनको बता रखा है कि वो कहाँ कहाँ है। पहला कॉटन का है ट्रेड सेंटर, अहमदाबाद, लखनऊ, मधुरला, मधुरा नहीं नहीं मदुराई। वो वुलन क्लॉथ्स, मेटल गुड्स, वेपन, आर्म्स, पंजाब के अंदर काफ़ी मिलती हैं वेपन्स वगैरह, शिप बिल्डिंग, कल कोलकाता। ठीक है। अब देखिए जिसके अंदर मेन चीज़ें हैं, मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया, यानी कि आखिर क्या मेजर क्वांटिटी के अंदर इंडिया एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट करता है अपने देश में। तो पहले इंपोर्ट बता रखा है। इंपोर्ट क्या करता है पहले इंडिया, टीएल्स, वूल, डेट्स यानी खजूर, ड्राई फूड, कॉफी, हनी, पेपर, टी, सिल्क, मेटल एक्सेट्रा। ये सब चीज़ तो हम इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट क्या करते हैं हम, रो, सिल्क, कॉटन, लेदर, इंडिगो, राइस, वीट, ओपियम, पेपर्स, पीस, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, यानी कि कुछ स्टोन्स भी हम एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेट्रा। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब इन ओल्ड टाइम द मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वेयर द फॉलोइंग, लाइक बैलों के जरिए, गधों के जरिए अपना सामान बेचा करते थे, सामान दिया जाता था इन द लोकल ट्रेड के अंदर।
फॉर द फॉरेन ट्रेड। ऑन द अदर हैंड मेनली शिप, यानी शिप के हेल्प से फॉरेन ट्रेड की जाता था एक देश से दूसरे देश के अंदर पहुंचाने में। Position of India subcontinent in the world economy. There was a time when India was completely prosperous and was famous well undergird for its rare artist things. The prosperity of India in the 17th and 18th century attracted the European trade to trader to trade in India. The establishment of East India Company in India was the result, the thinking of the foreigner. यानी कि इसका बेसिकली ये मतलब हुआ कि इसमें बता रखा है कि 17 और 18 सेंचुरी के अंदर अट्रैक्ट हुई फॉरेन कंपनी या फिर फॉरेन कंट्रीज हमारी तरफ। यूरोपियन ट्रेड ने अगर हमारे यहाँ स्टेब्लिशमेंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, हमारे यहाँ कंपनी लगाई फॉरेनर। और जस्ट द ब्रिटिशर रूल कम हुआ, और ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया के अंदर कम आ गया, यानी कि आ चुका है, आ गया था। इंडियन ट्रेड बिगन टू गेट वीकेंड, यानी कि इंडियन ट्रेड गेट वीकेंड हो गया। द इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन ऑफ इंग्लैंड स्ट्रेक द हैवी ब्लो टू इंडियन इंडस्ट्री, टू craftsmanship, handicraft, the goods which India used to export earlier, now this very good to the imported to India. After getting independence, यानी कि आज़ादी के बाद, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस द फुल अटेंशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। यानी कि जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया था, तो क्या हुआ था, हमारी ट्रेडिंग जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी कम हो गई थी, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो हमारी आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया, अपनी पूरी अटेंशन दी किसको डेवलपमेंट करने में, ट्रेड को डेवलपमेंट करने में। वो 5 ईयर प्लान्स, ठीक है, मीडियम ऑफ 5 ईयर प्लान्स, इन्हें 5 साल का प्लान किया। Consequently, today the India trade is its climax. The foreign trade of India also continuously flourishing, यानी कि फिर हमारी ट्रेड कम्युनिटी जो है वो डेवलप और बढ़िया हो गई। अब इसके अंदर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है 1.4, यानी कि बिजनेस रिस्क नेचर एंड काउज। इस बिजनेस के अंदर आके रिस्क क्या क्या तरीकों के होते हैं, तो बिजनेस के देखो, बिजनेस तो इसके अंदर रिस्क तो होता ही होता है। रिस्क काफी तरीके के होते हैं। बिजनेस होते ही रिस्क का, बिजनेस एक भाग ही रिस्क का है, ठीक है ना। रिस्क इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ बिजनेस, यानी कि सबसे बड़ा कैरेक्टर है बिजनेस का क्या, रिस्क। द this feature in the business because the continuously business activity in future, the future indefined of uncertainly in it is mother of risk. Nobody can say with the amount of certainly so what the going happen tomorrow। कुछ देखिए, ये नहीं कि बिजनेस है, इसके अंदर पीछे एक लाइन भी आई थी कि बिजनेस का मतलब ये नहीं कि गुलाब की तरह। बिजनेस एक वो है कि इसके अंदर रिस्क भी काफी ज्यादा होता है, यानी कि जहां पे अगर प्रॉफिट की मात्रा ज्यादा है तो वहां पे रिस्क की उससे ज्यादा मात्रा है। तो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है दो ऑथरों के बेस पे, जो कि मतलब तो दोनों के सेम है, बट वर्ड्स जो है वो अलग अलग है। तो ये नेचर बता रखा है अभी इस बिजनेस का, बिजनेस के नेचर क्या क्या होता है। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनली, यानी कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। पहला ह्यूमन से रिलेटेड हो सकता है, ह्यूमन जैसे कि हमारे एम्प्लॉयमेंट स्ट्राइक कर दें, चोरी हो जाए। और बिजनेस का मतलब क्या होता है, रॉन्ग गलत डिमांड आ जाए, चेंज के हम प्राइस चेंज कर दें तो उससे भी अफेक्ट पड़ सकता है हमारे बिजनेस के ऊपर। फिर नेचुरल हो सकता है, अर्थक्वेक आ जाए, हमारी कंपनी टूट जाए, ठीक है। स्नोफॉल हो जाए, अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं स्नोफॉल से वो खराब हो जाएगी, तो स्नोफॉल से भी खराब हो सकती है हमारी उसके। फिर उसके बाद आता है रिस्क, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस। रिस्क पार्ट होता है बिजनेस का। इट इज डिफिकल्टली टू कम ऑन द इंटीजीनियस वेयर ऑफ अ बिजनेस रिस्क, द ओनली रीजन ऑफ इट द बिजनेस इज कैरिड ऑन द फ्यूचर एंड फ्यूचर अनसर्टेन। यस द रिस्क अनसर्टेनली इन मिनिमाइज्ड, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क वेरियस द साइज ऑफ बिजनेस, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा साइज होगा बिजनेस और रिस्क का। प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। वोट एवर बिजनेस गेट्स द टेकिंग ऑफ रिस्क प्रॉफिट। रिस्क इन प्रॉफिट, द ग्रेटर ऑफ द रिस्क द मोर द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। ये चौथे पॉइंट की बात है, जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा रिस्क। पांचवें पॉइंट में क्या बता रखा है स्टूडेंट्स, रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी रिस्क डिपेंड भी होता है हमारे बिजनेस के नेचर के ऊपर। द अमाउंट ऑफ रिस्क डिपेंड द नेचर ऑफ बिजनेस इन द बिजनेस डेली यूटिलिटी थिंग लाइक सॉल्ट, पल्सेस, आटा एक्सेट्रा। द अमाउंट ऑफ रिस्क इज लेस, तो इसमें अमाउंट ऑफ रिस्क क्या है वो लेस है। बट ऑन अदर हैंड इन द बिजनेस वेयर थिंग गवर्निंग फैशन आर सोल्ड द अमाउंट ऑफ रिस्क इज ग्रेटर, यानी फैशन से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसमें रिस्क का अमाउंट जो है वो ग्रेटर है। फैशन
चेंज क्विकली। फैशन जो है वो जल्दी चेंज हो जाता है। कोई स्टॉक हमारा बच गया तो उसमें लॉस हो जाएगा हमें, जब फैशन जा चुकी तो कौन पहनेगा वो कपड़े, बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस। तो उन्हें हमें कम प्राइसों के अंदर बेचना पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमें लॉस हो जाता है। तो ये काउजेस दे रखे हैं बेसिकली, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। हाउ बिजनेस रिस्क क्रिएट, यानी बिजनेस किस किस तरीकों से क्रिएट होता है। पहला नेचुरल से, जैसे कोई बाढ़ आ जाए, सीजनल चेंज हो जाए, जियोलॉजिकल चेंज हो जाए, या फिर अदर नेचर क्लाइमेट्स, यानी क्लाइमेट्स के ऊपर अगर कोई चेंज हो तो वो हमारा नेचर क्लॉजेस होता है। पहला सीजनल चेंज, यानी सीजनल चेंज ग्रेटली अफेक्ट द बिजनेस। दे इंक्लूड स्टॉर्म, फ्लूड, सीजन, अगर मान लो तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, स्नोफॉल हो गई, आग लग गई, तो इससे भी हमें रिस्क मिलेगा, लॉस हो जाएगा। जियोलॉजिकल चेंजेस, द चेंजेस टेकन प्लेस इन द वूम ऑफ द अर्थ, क्रस्ट ग्रेट लॉस, द अर्थक्वेक, यानी भूकंप वगैरह आ जाए, डिस्ट्रॉयज हो जाए बिल्डिंग, और एक ही पलक झपकते हमारा बिजनेस भी खराब हो सकता है। सो तीसरा पॉइंट मिलता है हमें इसके अंदर, अदर नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी कि द नेचुरल क्लाइमेट इंक्लूडिंग लाइटिंग, एडवर्स चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, लोकल्स अटैक द स्टैंडिंग क्रॉप्स एक्सेट्रा। यानी कि अगर हम कोई क्रॉप्स वगैरह काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, दालें खराब हो गई, चावल खराब हो गए, तो उससे हमें लॉस हो सकता है, हमारी कंपनी आगे सप्लाई नहीं दे पाएगी। तो ये सब भी इसके कॉजेस हो सकते हैं। फिर दूसरा आता है इसके अंदर ह्यूमन कॉज, यानी कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो स्ट्राइक कर दें, उनको अगर बोनस ना दिया जाए, सैलरी ना दी जा रही हो, तो ये भी एक बिजनेस का रिस्क है। जब बिजनेस कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर काम ही नहीं होगा तो आगे हम डेवलप कैसे कर पाएंगे। तो बता रखा है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयमेंट, यानी डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी ना रह पाए एम्प्लॉयमेंट हमारी तरफ से। डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, यानी कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो हमारे प्रोडक्ट पे। स्ट्राइक एंड लोकल आउट, यानी स्ट्राइक हो जाए, जैसे कहते हैं ना, स्ट्राइक कर दी लेबरों ने उस कंपनी के अंदर, वर्किंग केयरलेसली, यानी वर्क अच्छी तरीके से ना किया जाए, तो उसमें भी कंपनी का ही लॉस होता है। इकोनॉमिक काउज, इकोनॉमिक काउज का मतलब क्या हुआ, यानी कि इकोनॉमिकली हमारे कितना अफेक्ट पड़ता है। फैशन चेंज हो गया, उस चीज़ का प्राइस अलग हो गया। इफेक्ट ऑन कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन अलग हो गई। प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर को अलग अलग तरीकों से फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे अभी, तो ये भी हो सकता है। वेयर ट्रेड प्रोवाइड सम स्पेशल फैसिलिटी टू द कंज्यूमर, ठीक है, स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और अदर कॉजेस हो सकते हैं, बता रखा है नेचुरल, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। टेक्निकल, टेक्निकल चेंज हो जाए, और मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर ओल्ड मशीन वो बना रही है जो कि मार्केट के अंदर चल नहीं रहा, और हमें चाहिए नई मशीन की ज़रूरत, तो उससे हमारी सप्लाई जो है वो स्लो हो सकती है। मैकेनिकल काउजेस, सम टाइम वाइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन, सम डिफेक्ट इन क्रीपिंग, यानी कुछ क्या होता है, जब कोई मशीन मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाता है ना, कुछ गड़बड़ हो जाती है। व्हेन वी सच डिफेक्टिव मशीन वी हैव टू फेस रियली ट्रायल रिजल्ट, यानी कि उससे काफ़ी रिजल्ट भी खराब निकलता है हमारा, अगर कोई मशीन खराब निकल जाती है तो। द मैनेजरियल causes, the management is the soul of business, the entire business. It is there the thing of policies and from। जब देखो पॉलिसीज के ऊपर भी काफ़ी डिपेंड होता है, अगर पॉलिसीज चेंज होंगी तो बिजनेस रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो बेसिकली लास्ट वाले टॉपिक तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उसके अंदर हमें बिजनेस के रिस्क ही बता रखे थे कि आखिर बिजनेस के अंदर क्या क्या रिस्क होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किन किन तरीकों से रिस्क हमारा डेवलप्ड होता है अपने बिजनेस में। सो आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट क्लास से चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।